यहाँ कुछ लोग जीवन भर दूसरों की सेवा में बिता देते हैं, फिर भी कभी यह समझ नहीं पाते कि इतनी प्रतिभा और परिश्रम के बावजूद वे शक्तिहीन क्यों बने रहते हैं। उनका मानना है कि ईमानदारी से इनाम मिलता है, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है और वफादारी का बदला वफादारी से मिलता है। वे गलत है। हर पदानुक्रम, हर संस्था, हर सामाजिक ढांचा एक ही सिद्धांत पर काम करता है, शक्ति का संचय और संरक्षण। जो इस सत्य को नकारते हैं वे पहले शिकार बनते हैं। शक्ति न तो बुरी है और न ही नैतिक। यह कोई विकल्प नहीं है, यह सभी मानवीय अंतःक्रियाओं की मुद्रा है। आप या तो खेल खेलते हैं या खेले जाते हैं। यहाँ कोई दर्शक नहीं है। शक्ति के 48 नियम 3000 सालों से मानवीय रणनीति को एक ही संचालन प्रणाली में समेटते हैं। उन लोगों के लिए जो हमेशा शिकार बने रहने से इनकार करते हैं, शक्ति का पहला नियम, स्वामी से कभी भी अधिक चमकने का प्रयास न करें। मूल सिद्धांत यह है कि हमेशा सुनिश्चित करें कि अपने से ऊपर वाले लोग श्रेष्ठ महसूस करें। जब आप अपनी प्रतिभा दिखाएं तो ऐसा न हो कि वे स्वामी की अपनी क्षमताओं से अधिक हो और उन्हें छोटा महसूस कराएं। सत्ता में बैठे लोग अपनी पहचान अपने पद से प्राप्त करते हैं। जैसे ही आप इस पहचान को खतरा पहुंचाएंगे तो आप निशाना बनाए जाएंगे। लक्ष्य है अपने स्वामी को उनसे अधिक प्रतिभाशाली दिखाना, न कि यह साबित करना कि आप उनसे बेहतर हैं। असुरक्षा अत्याचार का इंजन है। सत्ता तक पहुंचने वालों के मन में अक्सर अपनी खुद की हैसियत को लेकर गहरी अनिश्चितताएं होती हैं। वे लगातार अपने वातावरण में खतरे को टटोलते रहते हैं। जब आप उनके समकक्ष या उनसे बेहतर क्षमताएं प्रदर्शित करते हैं तो आप उनमें एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। वे आपकी उत्कृष्टता के लिए आपको धन्यवाद नहीं देंगे, वे आपको एक प्रतियोगी के रूप में देखेंगे जिसे बेअसर किया जाना चाहिए। यह प्रतिक्रिया व्यक्तिगत नहीं है, संरचनात्मक है। स्वामी को सूर्य बने रहना चाहिए जिसके चारों ओर अन्य सभी परिक्रमा करे। उनके प्रकाश को चुनौती देने वाला कोई भी दीपक बुझा दिया जाएगा। अपने योगदानों को स्वामी के ज्ञान के विस्तार के रूप में प्रस्तुत करके उनकी चापलूसी करे। अपने सर्वोत्तम विचारों का श्रेय उन्हें दे। छोटे मोटे मामलों में उन्हें आपको सुधारने दे। उनकी सलाह तब भी ले जब उसकी आवश्यकता ना हो। अपने आप को प्रतिभा के बजाय उपयोगिता से अपरिहार्य बनाएं। यदि प्रतिभा दिखानी है तो उन क्षेत्रों में दिखाएं जिन्हें स्वामी महत्व नहीं देता। यदि आप अधिक बुद्धिमान हैं तो कम बुद्धिमान दिखे। यदि आप अधिक करिश्माई हैं तो उनकी उपस्थिति में अपनी उपस्थिति को मंद कर दे। लक्ष्य अपनी क्षमताओं को छिपाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कभी भी वे पदानुक्रम के लिए खतरा न बने। परंतु यह नियम तब उल्टा हो जाता है जब स्वामी पहले से ही पतन की ओर हो। गिरते हुए सितारे के लिए प्रतिभा का आना स्वागत योग्य होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। यदि आपका वरिष्ठ कमजोर और लुप्त हो रहा है तो आप बिना किसी डर के उनसे अधिक चमक सकते हैं। दूसरे इससे विद्रोह नहीं बल्कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानेंगे। उनकी ताकत को ध्यान से परखें, तभी प्रहार करें जब सूर्य पहले ही अस्त हो रहा हो। नियम 2, मित्रों पर कभी भी अधिक भरोसा न करें। दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्र उपकार की अपेक्षा रखते हैं, शत्रु कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। जब आप किसी मित्र को नौकरी पर रखते हैं तो आप एक ऐसा दायित्व बनाते हैं जिसका वे बाद में बोझ महसूस कर सकते हैं। जब आप किसी पूर्व शत्रु को नियुक्त करते हैं तो वे आपके विश्वास के योग्य साबित होने के लिए काम करते हैं। मित्रता अधिकार की भावना को जन्म देती है। शत्रुता एक बार समाप्त हो जाने पर निरंतर आपकी दया को सही ठहराने की आवश्यकता के माध्यम से वफादारी पैदा करती है। दोस्त आपकी कमजोरियों को जानते हैं। उन्होंने आपको असुरक्षित व्यवस्था में देखा है। जब महत्वाकांक्षा रिश्ते में प्रवेश करती है तो यह जानकारी खतरनाक होती है। आपके लिए काम करने वाला मित्र आपके पद से ईर्ष्या कर सकता है, साथ ही यह भी महसूस कर सकता है कि वह भी उसका हकदार है। इसके विपरीत एक पूर्व शत्रु ऋण की स्थिति से काम करता है। आपने उसे बख्श दिया है, आपने उसे ऊपर उठाया। उसे लगातार यह प्रदर्शित करना होता है कि आपका विश्वास गलत नहीं था,
यह गतिशीलता उस अधिकार भावना से ग्रस्त मित्र की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय सेवक बनाती है। शक्ति की संरचना का निर्माण करते समय परिचितता पर क्षमता को प्राथमिकता दे। अपने आप को उन लोगों से घेरे जिनके पास साबित करने के लिए कुछ है, न कि उनसे जो मानते हैं कि वह पहले ही सब कुछ साबित कर चुके हैं। यदि आपके पास शत्रुओं की कमी है तो उन्हें बनाए। एक स्पष्ट प्रतिद्वंदी आपके अनुयायियों को एकजुट करता है और उन्हें उद्देश्य देता है। शत्रुओं का उपयोग अपने कारण को परिभाषित करने और अपनी रणनीति को तेज करने के लिए करे। भावनात्मक समर्थन के लिए मित्रों को पास रखे, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसे पदों पर न आने दे जहां उनका अधिकार भाव आपको नुकसान पहुंचा सके। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कोई मित्र किसी शत्रु से बेहतर काम करता है, खासकर जब आपको किसी ऐसे गंदे काम के लिए किसी की आवश्यकता हो जिस पर सवाल न उठाए जाए। किसी मित्र की वफादारी का उन कार्यों के लिए शोषण किया जा सकता है जिनसे कोई शत्रु सशंकित हो जाए, लेकिन इनका उपयोग सावधानी से करें। आज जिस मित्र का आप बलिदान करते हैं, कल वह आपका शत्रु बन सकता है। नियम 3, अपने इरादों को छुपाए। लोगों को असंतुलित रखे। अपने असली उद्देश्य को कभी प्रकट न करें। जब दूसरे आपके लक्ष्य को नहीं समझ पाते तो वे उसके खिलाफ बचाव नहीं करते। उन्हें गलत रास्तों पर ले जाएं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप वह चाहते हैं जो आप वास्तव में नहीं चाहते हैं। जब तक उन्हें आपके वास्तविक इरादों का पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मनुष्य पैटर्न खोजने वाला प्राणी है। हम देखे गए उद्देश्यों के आधार पर दूसरे के व्यवहार की लगातार भविष्यवाणी करते हैं। जब आप अपने इरादों को छुपाते हैं तो आप इस भविष्यवाणी की क्षमता को बाधित करते हैं। आपके विरोधी आपको समझने में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वे प्रेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि आप वास्तविक लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। जितनी देर आप अस्पष्टता बनाए रखेंगे, उतना ही अनुमान लगाने में लोग थक जाएंगे। जिस व्यक्ति को पढ़ा नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। अपने वास्तविक लक्ष्यों से ध्यान हटाने के लिए प्रलोभन का प्रयोग करें। किसी ऐसी चीज को पाने का दिखावा करें जो वास्तव में आप नहीं चाहते। ऐसे कदम उठाएं जो एक दिशा का संकेत दे, जबकि आप कहीं और तैयारी कर रहे हो। दूसरों को यह सोचने दें कि उन्होंने आपकी योजनाएं खोज ली हैं, फिर उन्हें उस लड़ाई के लिए तैयार होते देखें जिसे आप लड़ने का इरादा ही नहीं रखते। बिना गुप्त दिखे रहस्य का माहौल बनाएं। अपनी इच्छाओं के बारे में अंतहीन बातें करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे आपकी असली इच्छाएं नहीं हैं। ईमानदारी एक मुखौटा है, इसे अच्छी तरह से पहने। यह नियम तब विफल हो जाता है जब आपकी धोखेबाजी की प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है। एक बार जब लोग जान लेते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, तो आपका भ्रमित करना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अपनी चालाकी को खुलकर स्वीकार करें। ईमानदार चालबाज की भूमिका निभाएं। विरोधाभास यह है कि अपनी अविश्वसनीयता घोषित करना निरंतर छुपाने की तुलना में आपको और अधिक दुर्बोध बना सकता है। नियम 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। शक्तिशाली लोग मौन से प्रभावित करते हैं। आप जितना अधिक बोलेंगे, उतने ही साधारण दिखेंगे। हर अनावश्यक शब्द आपकी उपस्थिति को कमजोर करते हैं और आपकी असुरक्षाओं को उजागर करते हैं। जब आप कम कहते हैं तो प्रत्येक कथन का भार बढ़ जाता है। मौन तनाव पैदा करता है। दूसरे उसे अपनी व्याख्याओं से भरते हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। आपकी बोली एक भेद्यता है। आपके द्वारा कहा गया हर शब्द दूसरे को विश्लेषण, आलोचना और आपके खिलाफ उपयोग के लिए सामग्री प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है, वह अंतःक्रिया पर नियंत्रण रखता है। वह दूसरों को स्वयं प्रकट करने के लिए मजबूर करता है, जबकि वह स्वयं अपारदर्शी बना रहता है। किसी भी आदान प्रदान में जो सबसे कम बोलता है उसे लाभ होता है। वह सुनता है, वह देखता है। वह तभी प्रहार करता है जब लक्ष्य अपनी ही वाचालता के कारण उजागर हो जाता है। बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष को मौन को भरने दे। बोलने की उनकी आवश्यकता उनकी कमजोरियों को धोखा देगी। सामाजिक परिवेश में प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों से दें। व्यक्तिगत पूछताछ को अस्पष्ट मान्यताओं से टालें। जब आपको बोलना ही हो तो आप अपने शब्दों को सार्थक बनाएं।
एक सटीक कथन में 1000 बकवास बातों से अधिक अधिकार होता है। याद रखिए कि मौन एक खालीपन नहीं है, वह उपस्थिति है। इसका उपयोग करिए। कई बार बातचीत स्वयं धुएं के पर्दे का काम करती है। वाचालता श्रोताओं को शोर से अभिभूत करके धोखे को छुपा सकती है। जब आपका लक्ष्य ध्यान भटकाना हो तो बोले, जब आपको छुपाना हो तो बकवास करें, लेकिन इसे उन क्षणों के लिए सुरक्षित रखें जब आप पर पहले से ही मौन रहने का शक हो। बातूनी मूर्ख पर कभी भी चालाकी का संदेह नहीं किया जाता। नियम 5, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, इसे अपने प्राणों से बढ़कर बचाएं। प्रतिष्ठा शक्ति की अधिकारशिला है। यह आपसे पहले हर कमरे में प्रवेश करती है। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन विरोधियों को भयभीत करती है और सहयोगियों को आकर्षित करती है। क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा आपको हर तरफ से हर मामले के लिए असुरक्षित बना देती है। इसकी रक्षा वैसे ही करें जैसे आप अपने जीवन की करते हैं, क्योंकि शक्ति के खेल में यह वास्तव में आपका जीवन ही है। लोग उपस्थिति से निर्णय लेते हैं क्योंकि वे इरादे को नहीं जान सकते। आपकी प्रतिष्ठा उन उपस्थितियों का सारांश है, आपके मूल्य का सामूहिक निर्णय। एक बार स्थापित हो जाने पर यह आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है। जो आपको शक्तिशाली मानते हैं वह आपके सामने झुकेंगे, जो आपको कमजोर मानते हैं वे आपको परखेंगे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा पर नियंत्रण रखें और आप नियंत्रित करेंगे कि दूसरे आपके प्रति कैसे जवाब देते हैं। जब कभी शत्रु उभरे तो उनके व्यक्तित्व पर नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पर हमला करें। जनमत को अपना बदला पूरा करने दें, लेकिन अपने बचाव में कभी भी हताश न दिखें। अपनी प्रतिष्ठा में विश्वास ही उसकी सबसे मजबूत ढाल है। इसका कोई उलट नहीं है। प्रतिष्ठा हमेशा मायने रखती है। यहाँ तक कि प्रतिष्ठा की अवहेलना करने की प्रतिष्ठा भी एक रणनीतिक विकल्प है। अपनी उपेक्षा करें और दूसरे आपके लिए इसे परिभाषित करेंगे। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। जो अदृश्य है उसका अस्तित्व ही नहीं है। शक्ति के क्षेत्र में दृश्यता ही मुद्रा है। आपको भीड़ से अलग दिखना होगा, नहीं तो आप उसकी विस्मृति में दफन हो जाएंगे। किसी भी तरह से ध्यान का केंद्र बने। घोटाला, विवाद, रहस्य, ये सब एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अनदेखा किए जाने से बेहतर है हमला किए जाना। ध्यान उपस्थिति बनाता है, उपस्थिति शक्ति बनाती है। जब लोग आपको नोटिस करते हैं तो वे आप में अपनी मानसिक ऊर्जा निवेश करते हैं। वे आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में राय बनाते हैं, आप उनके लिए वास्तविक हो जाते हैं। इस ध्यान को एक बार पकड़ में आने पर प्रभाव में बदला जा सकता है। जो भीड़ आपको देखती है अंततः वही आपका अनुसरण करेगी। ऐसी इमेज बनाएं जिसे अनदेखा न किया जा सके। स्वीकार्य सीमाओं के भीतर एक सनक पैदा करें। अपने नाम को सनसनीखेज और विवादों से घिरे रखें। यदि आपकी प्रशंसा नहीं की जा सकती तो निंदा करवाएं। यदि आपसे प्रेम नहीं किया जा सकता तो भय पैदा करें। केवल एक ही पाप अक्षम्य है, भुला दिए जाना। रुचि बढ़ाने के लिए रहस्य का प्रयोग करें। स्वयं को एक पहेली बनाएं जिसे दूसरे सुलझाने को मजबूर हों और उन्हें कभी एहसास नहीं होगा कि यह सुलझाने की प्रक्रिया ही आपका खेल है। जब आप पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लें तो ध्यान खतरनाक हो जाता है। वही स्पॉटलाइट जिसने आपको ऊपर उठाया अब आपको उजागर कर सकती है। जाने कब पीछे हटना है, पर ध्यान रहे कभी भी पूरी तरह गायब ना हो। केवल इतना पीछे हटे कि आपकी कमी खले। नियम 7, दूसरों से काम करवाएं लेकिन श्रेय हमेशा स्वयं ले। आपका समय और ऊर्जा सीमित संसाधन है। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दूसरों के श्रम का उपयोग करें। अपने आसपास के लोगों के ज्ञान, कौशल और प्रयास का लाभ उठाएं, जबकि यह सुनिश्चित करें कि पहचान आपको मिले। और अंत में काम करने वाले को भुला दिया जाएगा, आपको याद किया जाएगा। यह चोरी नहीं, एक तरह की दक्षता है। विश्वसनीयता चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। आपको दी गई प्रत्येक सफलता भविष्य की सफलताओं को भी श्रेय दिए जाने की संभावना बढ़ा देती है। चाहे वास्तविक कार्य किसी ने भी किया हो, यह एक चक्र बनता है। प्रतिष्ठा संसाधनों को आकर्षित करती है। संसाधन ज्यादा से ज्यादा कार्यों को सफल बनाते और सक्षम बनाते हैं। अधिक काम प्रतिष्ठा बढ़ाता है। उन लोगों को पहचानें
जिनके आसपास आपसे अलग कौशल है, उन्हें काम पर रखिए, उनसे सीखें, उनके ज्ञान को आत्मसात करें, जबकि वे निष्पादन पर केंद्रित रहें। ऐसी प्रणालियां बनाएं जहां कई योगदानकर्ता एक ही दृश्य उत्पाद को पोषित करें। बेशक श्रेय लें, लेकिन उनके योगदान को नकार कर नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करके कि हर सार्वजनिक संदर्भ में आपका नाम सबसे पहले लिया जाए। उन्हें उनके काम से सेटिस्फैक्शन मिलने दें। आपको सार्वजनिक मान्यता चाहिए। यदि आपकी शक्ति अभी स्थापित नहीं हुई है तो ज्यादा श्रेय लेना नेतृत्व के बजाय चोरी जैसा लगेगा। जब तक आपकी स्थिति अटल न हो जाए तब तक न्यूट्रल बने रहे, फिर धीरे धीरे दूसरों के योगदान को अपनी बढ़ती हुई छाया में लुप्त होने दे। नियम 8, दूसरे लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर करें। यदि आवश्यक हो तो प्रलोभन का प्रयोग करें। एनकाउंटर के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखें। जब आप दूसरों को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो पहल आपके हाथ में होती है। जब आप उन्हें अपने पास आने के लिए योजनाएं बनाते हैं तो वे आपकी योजनाओं का जवाब देने के लिए अपनी योजनाएं छोड़ देते हैं। उन्हें इररेजिस्टेबल लालच देकर के बुलाएं, फिर हमला करें। जो रणनीतिक रूप से प्रतीक्षा करता है उसके पास सभी पत्ते होते हैं। गति ऊर्जा की खपत करती है। आपके प्रतिद्वंदी द्वारा उठाया गया हर कदम उनके संसाधनों को कम करता है, जबकि आपके साधन अक्षुण्य रहते हैं। वे आपकी चुनी हुई जमीन पर आपके द्वारा निर्धारित शर्तों पर काम करते हैं। अधीरता उन्हें आगे बढ़ाती है, रणनीति आपको पीछे रखती है। जब तक ये आप तक पहुंचते हैं वे थके हुए और उजागर होते हैं, पर आप तरोताजा और अभी भी तैयार होते हैं। पहचाने कि आपका प्रतिद्वंदी किस चीज का विरोध नहीं कर सकता। लालच, अभिमान, जिज्ञासा, इसे उसके सामने लटकाएं। उन्हें उसका पीछा करने के लिए खुद को थका लेने दें। जब वे पहुंचेंगे तो उन्हें इनाम नहीं बल्कि अंजाम मिलेगा। वार्ता में दूसरों को अपने क्षेत्र में यात्रा करने के लिए मजबूर करें। संघर्ष में आक्रामकता को अपनी सुरक्षा के खिलाफ खत्म होने दें। जीत हमेशा ही धैर्यवान शिकारी की होती है। जब गति लाभ प्रदान करती है तो प्रतिद्वंदी के तैयार होने से पहले ही प्रहार करें। एक अचानक हमला रक्षा बनने से पहले ही मनोबल तोड़ सकता है, लेकिन यह रणनीति तभी काम आती है जब आप अपनी श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त हों। नियम 9, अपने कार्यों से जीते, कभी भी तर्कों से नहीं। तर्क आक्रोश पैदा करते हैं, सहमति नहीं। जब आप किसी को मौखिक रूप से हराते हैं तो आप एक ऐसा दुश्मन बनाते हैं जो कार्रवाई में आपका विरोध करेगा। प्रदर्शन में इसके विपरीत बिना टकराव के विश्वास दिलाता है। दिखाएं, बताएं नहीं, परिणामों को बोलने दें, जबकि शब्द मौन रहे। शब्द प्रतितर्कों को आमंत्रित करते हैं। आपका हर कथन विरोधी के लिए सामग्री प्रदान करता है। कार्य हालांकि एक पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हैं, उन पर बहस करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन स्वीकार करने के लिए होता है। लोग आपकी सफलता से नाराज हो सकते हैं, लेकिन वे उसे नकार नहीं सकते, और बिना इनकार के आक्रोश शक्तिहीन होता है। जब आपको कोई बात साबित करनी हो तो उसे परिणामों के माध्यम से साबित करें। अपना काम बोलने दें। जहां आपका मुंह नहीं बोल सकता, यदि कोई आपकी क्षमता पर संदेह करता है तो ऐसे परिणाम दे जिन्हें वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि कोई आपके दृष्टिकोण का विरोध करता है तो उसे कहीं और सफलतापूर्वक लागू करे। सफलता को किसी बचाव की आवश्यकता नहीं होती। सफलता का बचाव नहीं किया जा सकता। एकमात्र समय जब तर्क शक्ति का काम करता है, जब आप इसका उपयोग ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। विरोधियों को बहस में उलझाएं, जबकि आप उनकी पीठ पीछे युक्तियां चलाते हैं। उन्हें शाब्दिक युद्ध जीतने दें और आप वास्तविक युद्ध जीतें, लेकिन कभी भी तर्क को ही जीत समझने की गलती न करें। नियम 10, संक्रमण से बचें, दुखी और अभागे लोगों से दूर रहें। भावनात्मक स्थितियां संक्रामक होती हैं। दुर्भाग्य कुछ लोगों से रोग की तरह चिपक जाता है। आप सोच सकते हैं कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल अपने आप को उनके संक्रमण के संपर्क में ला रहे हैं। भाग्यशाली लोगों के साथ जुड़ें, दुखियों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने दें। पुराने दुर्भाग्यशाली लोग केवल पीड़ित नहीं होते थे, वे पीड़ा को आकर्षित करते थे।
उनकी उपस्थिति परिस्थितियों को अस्थिर करती थी। उनका दृष्टिकोण अपने निर्णय को रंग देता है। उनके साथ पर्याप्त समय बिताएं तो शायद आप भी दुनिया को उनके आपदा दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। यह दृष्टिकोण खतरों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है, अवसरों को कम आंकता है और ऊर्जा को नष्ट करता है। भाग्यशाली लोग इसके विपरीत आपको आत्मविश्वास से संक्रमित करते हैं। उनकी सफलता ही आपके लिए संदर्भ बन जाती है। अपने सहयोगियों का चयन उतनी ही सावधानी से करें जितनी सावधानी से अपनी लड़ाइयों का। उन लोगों से बचे जो बिना कार्य किए शिकायत करते हैं। उन लोगों से बचे जिनकी संगति आपको खोखला करती है। उन लोगों की तलाश करें जिनकी उपस्थिति आपकी सोच को ऊपर उठाती है और आपकी संभावनाओं का विस्तार करती है। उनके आसपास के लोग ही आपका वातावरण बन जाते हैं। ऐसा वातावरण चुनें जो सफलता को जन्म देती है, असफलता को नहीं। यह नियम एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष। दुखी लोग आपके इरादों की परवाह किए बिना आपको नीचे खींच लेंगे। उनकी मदद दूर से करें या बिल्कुल न करें। नियम 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लोगों को अपरिहार्य बनाएं। दूसरे जितना आप पर भरोसा करेंगे, आपको उतनी ही सुरक्षा मिलेगी। जब आप नॉन रिप्लेसेबल होते हैं तो कोई भी आपके खिलाफ कदम उठाने का जोखिम नहीं ले सकता। ऐसी निर्भरताएं बनाएं जो आपको हटाने के विचार को ही अकल्पनीय बना दे। लोग आवश्यकता से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यदि उन्हें आपकी आवश्यकता है तो वे आपकी सेवा करेंगे। यदि वे आपकी जगह ले सकते हैं तो वे आपको त्याग देंगे। यह कृतज्ञता नहीं, यह दक्षता है। आपका कार्य है स्वयं को उनकी समस्याओं का समाधान, उनकी सफलताओं का स्रोत और उनके लक्ष्यों का एकमात्र मार्ग बन जाना। जब वे आपको हटाने पर विचार करेंगे तो उन्हें पतन पर भी विचार करना होगा। ऐसे कौशल विकसित करें जिन्हें आसानी से दोहराया न जा सके। अपने आप को ऐसे कार्यों में इस तरह से शामिल करें कि आपको बदलने के लिए कई लोगों को बदलना पड़े। अपनी अनुपस्थिति को घटित होने से पहले ही हानि जैसा महसूस कराएं। निर्भरता पारस्परिक उलझाव पैदा करती है, जबकि दूसरे आप पर निर्भर होते हैं। आप भी उन पर निर्भर होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता के लिए एकाधिकार चाहिए, किसी आवश्यक चीज का एकमात्र स्रोत होना। यदि आप वह हासिल नहीं कर सकते तो आप स्वीकार करें कि निर्भरता दोनों दिशाओं में बहती है और रिश्ते उसी के अनुसार प्रबंधित करें। नियम 12, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। एक सच्चा इशारा दर्जनों धोखे को ढक सकता है। ईमानदारी रणनीतिक रूप से प्रयोग की गई सुरक्षा को कमजोर करती है। उदारता सही समय पर दी गई दायित्व पैदा करती है। इन उपकरणों का प्रयोग कवच में छेद करने के लिए करें, जिनका आप बाद में फायदा उठा सकते हैं। संदेह थकाऊ होता है। लोग लंबे समय तक उच्च सतर्कता बनाए नहीं रख सकते। जब आप ईमानदारी या उदारता प्रदर्शित करते हैं तो आप संकेत देते हैं कि सतर्कता अनावश्यक है। लक्ष्य ढीला पड़ जाता है। वे भरोसा करने लगते हैं। यह भरोसा उन युक्तियों के लिए जगह बनाता है जिन्हें निरंतर संदेह ने रोक रखा था। ईमानदारी का इशारा ट्रोजन हॉर्स है, स्वागत योग्य, प्रशंसित और घातक। रिश्तों की शुरुआत स्पष्टवादिता से करें। विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए छोटी मोटी कमियां स्वीकार करें। ऐसे उदार कार्य करें जो अव्यक्त ऋण पैदा करती है। लक्ष्य को यह महसूस होने दे कि उन्होंने आपका असली रूप देख लिया है। एक बार भरोसा स्थापित हो जाने पर आप उसकी ढाल के पीछे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इशारा विश्वसनीय होना चाहिए। दिखावटी ईमानदारी चालाकी लगती है। सहज न्यूट्रलिटी कभी कैलकुलेटिव नहीं लगती। यदि आपके पास धोखे का इतिहास है तो चुनिंदा ईमानदारी संदिग्ध लगेगी। ऐसे में अपनी इमेज को अपनाएं, अपनी रेपुटेशन को अपनाएं। ईमानदार बदमाश की भूमिका निभाएं। लोगों को बता दें कि आप खतरनाक हैं। वे आपका चेहरा नहीं, आपके हाथ देखेंगे। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, कभी उनकी दया या कृतज्ञता की नहीं। लोग अपने कारणों से कार्य करते हैं, आपके नहीं। जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें पिछले उपकारों का याद न दिलाएं। उन्हें बेहतर स्वभाव के लिए दुहाई न दें। इसके बजाय उन्हें दिखाएं कि आपकी मदद करना उनके लिए कैसे फायदेमंद है।
अपने अनुरोध को उनके लाभ के संदर्भ में रखें, न कि अपनी आवश्यकता के। कृतज्ञता एक बोझ है जिसे लोग खुशी से उतार फेंकते हैं। जब आप किसी को पिछली उदारता की याद दिलाते हैं तो वे आपसे उनके दायित्व को स्वीकार करने को कहते हैं। वे विरोध करेंगे। स्वार्थ हालांकि किसी बलिदान की मांग नहीं करता। जब आप प्रदर्शित करते हैं आपकी मदद करने से उन्हें लाभ होगा, तब वे उत्सुक होंगे और भागीदार बनेंगे। अब आप याचक नहीं हैं, आप साझेदारी की पेशकश कर रहे हैं। सहायता मांगने से पहले समझे कि दूसरा व्यक्ति क्या महत्व देता है। अपने अनुरोध को उनके लक्ष्यों से जोड़ें। उन्हें दिखाएं कि आपकी सफलता उनकी सफलता को संभव बनाती है। सहायता के दान के बजाय सहयोग के रूप में प्रस्तुत करें। उन्हें महसूस कराएं कि आपका समर्थन करके वे स्वयं में निवेश कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी पहचान दानशीलता से प्राप्त करते हैं। वे देकर श्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वार्थ की अपील की तुलना में दया की अपील बेहतर काम करती है। अंतर पहचाने। अपने वास्तविक लक्ष्यों का पीछा करते हुए उनकी नैतिक ऊंचाइयों की आवश्यकता को पूरा करें। नियम 14, मित्र बना कर आए, जासूस का काम करें। सूचना ही शक्ति है। इसे हर उपलब्ध माध्यम से लगातार इकट्ठा करें। जब आवश्यक हो जासूसों का उपयोग करें। जब संभव हो स्वयं ही जासूस बने। हर सामाजिक मुलाकात में कमजोरी, इच्छा और इरादे को टटोले। ऐसी कोई बातचीत नहीं जिससे खुफिया जानकारी न मिल सके। लोग तब सबसे अधिक खुलते हैं जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं। मित्रता का आभास सुरक्षा पैदा करता है। जब दूसरे मानते हैं कि आप उनके पक्ष में हैं, तो वे अपनी सतर्कता कम कर देते हैं। वे स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। वे कमजोरियां उजागर करते हैं। यह जानकारी एक बार एकत्र हो जाने पर उनकी चालों का पूर्वानुमान लगाने, उनकी कमजोरियों का शोषण करने या उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उन्हें कभी स्रोत का पता नहीं चलेगा। हानिकारक रुचि का आभास पैदा करें। ऐसे प्रश्न पूछे जो सामान्य लगे लेकिन विशिष्ट जानकारी को निशाना बनाए। उनकी प्रतिक्रियाओं को परखने के लिए काल्पनिक स्थितियों के बारे में पूछें। अपने हर दायरे में मुखबिरों का नेटवर्क बनाएं। दूसरे आपको मिलनसार और खुले विचारों वाला समझे। अपने असली उद्देश्य अपने तक ही रखें। यदि आप सूचना एकत्र करने वाले के रूप में जाने जाते हैं तो आपके प्रयास विफल होंगे। ऐसे में आप गलत सूचना देने वाला एक केंद्र बन जाएंगे। झूठी खबर दें। अपनी कमजोरियों को हथियार में बदलें। नियम 15, अपने शत्रु को पूरी तरह कुचल दें। अधूरे उपाय बदले को आमंत्रित करते हैं। जब आप किसी शत्रु को हराते हैं तो उसे पूरी तरह हराएं। कोई भी चिंगारी न छोड़े जो फिर से भड़के। आधे रास्ते में रुकने से पूर्ण विनाश में अधिक नुकसान होगा। न केवल उनकी शक्ति बल्कि उनकी आत्मा को भी कुचल दें। पराजित शत्रु शिकायतें पालता है। समय और अवसर मिलने पर वे अपमान से प्रेरित होकर और मजबूत होकर लौटेंगे। पूरी तरह नष्ट किया गया शत्रु हालांकि लौट नहीं सकता। उनके पास पुनर्निर्माण का कोई आधार नहीं होता, कोई अनुयायी नहीं होता, कोई आशा नहीं होती जो उन्हें बनाए रख सके। उनके विनाश की सीख दूसरों के लिए भी चेतावनी का काम करती है। पूर्ण विजय किसी भी समझौते से अधिक दूर तक गूंजती है। जब संघर्ष आवश्यक हो जाए तो उसे अंत तक ले जाएं। जिन्हें आपने हराया है उनसे बातचीत न करें। बातचीत का मतलब है उनके निरंतर अस्तित्व को स्वीकार करना। ऐसी दया न दिखाएं जिससे उन्हें उबरने का मौका मिले। यदि नष्ट करना है तो पूरी तरह नष्ट कर दे। दूसरों को देखने दे कि आपका विरोध करने में अंतिम परिणाम क्या होता है। किसी दुर्लभ मामलों में शत्रु को स्वयं नष्ट होने देना स्वयं नष्ट करने से अधिक प्रभावी हो सकता है। यदि वे आत्मविनाश की ओर बढ़ रहे हैं तो किनारे हट जाए। उन्हें अपनी ही मूर्खता के खिलाफ थक जाने दे, लेकिन बारीकी से निगरानी रखे। यदि उबरने की संभावना दिखे तो उनके फिर से ताकत हासिल करने से पहले हस्तक्षेप करें। नियम 16, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का प्रयोग करें। सिद्धांत ये है कि दुर्लभता मूल्य पैदा करती है। आप जितने अधिक दिखेंगे उतने ही साधारण लगते हैं। रणनीतिक रूप से पीछे हटे ताकि आपकी कीमत बढ़े। अनुपस्थिति को लालसा पैदा करने दे, मौन को प्रत्याशा पैदा करने दे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लौटे
जिसे याद किया गया है, न कि जिसे सामान्य समझ लिया गया है। परिचय अवमानना को जन्म देती है, क्योंकि ये रहस्य को समाप्त कर देती है। जब लोग आपको लगातार देखते हैं तो वे आपकी कमियों को सूचीबद्ध करते हैं और आपकी उपस्थिति के अभ्यस्त हो जाते हैं, और तब आप एक बैकग्राउंड बन जाते हैं, आकृति नहीं। अनुपस्थिति इस प्रक्रिया को बाधित करती है। आपके पीछे हटने के दौरान कल्पना आपके पक्ष में काम करती है। दूसरे आपकी खूबियों को याद करते हैं, कमजोरियों को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और जब आप लौटते हैं तो आप नए सिरे से लौटते हैं। पर ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि पीछे हटने से पहले खुद को बहुत मजबूत स्थापित करें। यदि आप बहुत जल्दी चले गए तो आप भुला दिए जाएंगे। यह नियम केवल उपस्थिति स्थापित होने के बाद लागू होता है। शुरुआत में स्वयं को सर्वव्यापी बनाएं, हर जगह देखे जाएं, दुर्लभ होने से पहले परिचित बने। केवल वही चीज याद रखी जा सकती है जिसे जाना गया हो। नियम 17, दूसरों को सस्पेंस में रखें, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का माहौल बनाएं। मूल सिद्धांत यह है कि प्रेडिक्टेबिलिटी आपको नियंत्रण देती है। जब वे आपके कदमों का अनुमान लगा सकते हैं तो वे आपके जवाबी कदम तैयार कर सकते हैं। इस पैटर्न को तोड़ें, इनडिटर्मिनेंट बने, जानबूझकर असंगत बने, अपने व्यवहार को व्याख्या का विरोध करने दे, दूसरों को असंतुलित, अनिश्चित और भयभीत रखें। मनुष्य को सुरक्षित रहने के लिए एक पैटर्न की आवश्यकता होती है। जब आपका व्यवहार किसी पैटर्न का पालन नहीं करता तो सुरक्षा गायब हो जाती है। दूसरे उसके लिए तैयार नहीं कर सकते, जिसकी वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वे आपको समझने में ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जबकि आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। समान स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाएं बदलें। कभी उदारता से काम लें, कभी कठोरता दिखाएं, कभी रुचि दिखाएं और फिर कभी उदासीन हो जाएं। और ध्यान ये रखना है कि जरूरत से ज्यादा इनडिटर्मिनेसी भी एक पैटर्न बन जाती है। अराजकता का पैटर्न, एक केओटिक पैटर्न। अधीनस्थ पदों पर विश्वसनीयता भरोसा बनाती है। डिटर्मिनेसी को तब के लिए बचाएं जब आपके पास बनाए रखने के लिए शक्ति हो, न कि जब आपको शक्ति की आवश्यकता हो। नियम 18, स्वयं की सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। मूल सिद्धांत यह है कि दुनिया से पीछे हटना आपकी रक्षा नहीं करता, यह आपको उजागर करता है। किले आपको सूचना, सहयोगियों और अनुकूलन क्षमता से काट देते हैं। संचार ही सुरक्षा है। भीड़ आपको ढालती है, अलगाव आपको एक निश्चित लक्ष्य बना देती है। शक्ति संबंधों के माध्यम से संचालित होती है। जब आप अलग थलग हो जाते हैं तो आप इन संबंधों को तोड़ देते हैं। आप अपने खिलाफ बन रहे खतरों के बारे में खुफिया जानकारी खो देते हैं। अब आप उन सहयोगियों को खो देते हैं जो आपकी रक्षा कर सकते थे। आप दृश्यमान और असुरक्षित हो जाते हैं, जो कि विफलता का एकल बिंदु है। जो लोग संचार में बने रहते हैं वे सूचना एकत्र करते हैं, गठबंधन बनाए रखते हैं। तो आप दृश्यमान रहें, विभिन्न मंडलियों में घूमें, जानकारी इकट्ठा करें, संबंध बनाएं। भीड़ को अपना छलावरण बनने दें। जब खतरे उभरेंगे तो वो आपको चेतावनी मिलेगी। जब दुश्मन इकट्ठा होंगे तो आपके पास सहयोगी होंगे। अलगाव सुरक्षित लग सकता है, पर सुरक्षा का एक भ्रम होता है। केवल जुड़ाव ही सुरक्षा प्रदान कर सकती है। लेकिन कभी कभी अस्थायी अलगाव चिंतन और रणनीति में सहायता कर सकता है, लेकिन यह पीछे हटना होना चाहिए, वापसी नहीं। अपने लौटने का रास्ता खुला रखें, कभी भी पूरी तरह से न कटे। नियम 19, जाने कि आप किनके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को कभी नाराज न करें। सभी विरोधी समान नहीं होते। कुछ हार को शालीनता से स्वीकार कर लेंगे और कुछ अन्य बदले का पीछा करेंगे। अपने शिकार को सावधानी से चुनो। कभी भी उन लोगों को नाराज मत करो जिनका अभिमान उनके विवेक से अधिक हो, उनकी स्मृति उनकी दया से अधिक हो। लोग अपनी प्रकृति के अनुसार आघात का जवाब देते हैं। अभिमानी तनिक भी अपमान नहीं सह सकता, वह उसका बदला लेने में खुद को नष्ट कर लेगा। असुरक्षित अपमान नहीं भूलते, वे उसे चुकाने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करेंगे।
सीधे साधे लोग धोखे को पहचान नहीं पाते। वे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इससे पहले कि आपको अपनी गलती का एहसास हो, इन प्रकार के बीच का अंतर करने में विफलता आपके आपदा को निमंत्रित करती है। एक शिकार पर काम करने वाली रणनीति दूसरे के साथ तबाही मचा सकती है। लक्ष्यों को शामिल करने से पहले उनका परीक्षण करें, छोटी छोटी उत्तेजनाएं दें, प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें, बदले के पैटर्न के लिए उनके इतिहास का अध्ययन करें। अगर संवेदनशीलता का पता चले तो पीछे हट जाएं। नियम 20। सिद्धांत यह है कि प्रतिबद्धता गतिशीलता को सीमित करती है। जब आप खुद को किसी व्यक्ति या कारण से बांध लेते हैं तो आप अनुकूलन करने की क्षमता खो देते हैं। स्वतंत्रता बनाए रखें, दूसरे आपका पीछा करें। प्रतिबद्धता निर्भरता पैदा करती है। जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तब आप निवेश करते हैं। निवेश आपको हानि के प्रति संवेदनशील बनाता है। जिन्होंने प्रतिबद्धता नहीं की है, इसके विपरीत सभी विकल्प खुले रखते हैं। वे बिना किसी कीमत के पीछे हट सकते हैं। उनकी स्वतंत्रता एक चुंबक बन जाती है। दूसरे वह चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं सकता। पर लंबे समय तक गैर प्रतिबद्धता अविश्वास पैदा करती है। अंततः दूसरे आपका पीछा करना बंद कर देंगे। जानें कि कब रणनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होना है, किसी कारण, व्यक्ति या पक्ष के प्रति। नियम 21। मूर्ख बनकर मूर्ख को पकड़े, अपने शिकार से अधिक बेवकूफ दिखें। कोई भी मूर्ख महसूस करना पसंद नहीं करता। जब आप दूसरों को बुद्धिमान महसूस कराते हैं, विशेष रूप से अपने से अधिक बुद्धिमान, तो उनके संदेह को निहत्था कर देते हैं। वे विश्वास नहीं करेंगे कि इतना सीधा साधा व्यक्ति भी उन्हें धोखा दे सकता है। इसका उपयोग करें, उन्हें आपको अंडरएस्टिमेट करने दें। बौद्धिक घमंड सार्वभौमिक है। लोग अपनी सोचने की क्षमता की छवि की रक्षा करते हैं। जब आप उनसे कम सक्षम दिखते हैं तो आप कोई सुरक्षा तंत्र सक्रिय नहीं करते। एक मूर्ख पर चालाकी का संदेह क्यों किया जाएगा? इस बीच आपकी स्पष्ट सादगी उन्हें स्वयं को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे आपको ऐसी बातें समझाते हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। वे ऐसी रणनीतियां उजागर करते हैं जिनका उपयोग आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। बातचीत में भोला बने। ऐसे प्रश्न पूछे जो बुनियादी लगे लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी को निशाना बनाए। अपने विरोधियों को आपको सुधारने दे। वे स्मार्ट महसूस करेंगे जबकि आप आगे बढ़ते रहेंगे। वहां गति मायने नहीं रखती, वहां धीमी दिखे। जहां गति सबसे अधिक मायने रखती है, वहीं तेजी से प्रहार करें। यदि बुद्धिमत्ता की आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले जाती है तो मूर्ख बनना संदिग्ध लगेगा। ऐसे में अपनी क्षमताओं को स्वीकार करें, साथ ही उनकी सीमाओं को कम करके बताएं। दूसरों को यह विश्वास करने दें कि वे आपकी सीमाओं को समझ गए हैं, जबकि वास्तव में वे कभी समझ नहीं पाएंगे। नियम 22। समर्पण का रणनीतिक प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप कमजोर हों तो लड़ाई न करें, समर्पण कर दें। समर्पण आपको उबरने का समय देगा। बाहरी रूप से झुकते हुए आंतरिक रूप से दृढ़ रहकर आप अपनी हार को अपनी जीत की स्थिति में बदल सकते हैं। आक्रामकता प्रतिरोध की अपेक्षा करती है। जब आप समर्पण करते हैं तो आप आक्रामक को संतुष्टि से वंचित कर देते हैं। उन्हें लड़ाई की उम्मीद थी, आप उन्हें अधीनता देते हैं। यह उन्हें भटका देता है और उन पर आप तब प्रहार कर सकते हैं जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद हो। जब श्रेष्ठ बल का सामना हो, तुरंत झुक जाए। बाद में उपयोग के लिए अपने संसाधनों को सुरक्षित रखें। कुछ शत्रु समर्पण स्वीकार नहीं करेंगे, वे विनाश चाहते हैं। ऐसे में लड़े या भागे, लेकिन ये स्थितियां दुर्लभ हैं। अधिकांश विरोधी विनाश से अधिक अधीनता चाहते हैं। उन्हें वह दे जो वे चाहते हैं, फिर सब कुछ वापस ले ले। नियम 23। अपनी शक्ति को केंद्रित करें। फैलाव शक्ति को नष्ट करता है, एकाग्रता उसे तीव्र करती है। एक गहरी खदान को खोदने का सबसे अधिक लाभ है, बजाय इसके कि कई उथली खदानों पर खरोचा जाए। अपने संसाधन, अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। कम लक्ष्य, स्पष्ट उद्देश्य, गहरे संबंध। गहराई हर शक्ति के क्षेत्र में चौड़ाई को हराती है। अपने सबसे आशाजनक अवसर की पहचान करें, पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाएं। हर विकल्प का विरोध करें,
कई लोगों के साथ उथले संबंधों के बजाय प्रमुख संरक्षकों के साथ गहरे संबंध बनाएं। कई क्षेत्रों में दक्षता के बजाय विशेषज्ञता हासिल करने की कोशिश करें। जब आपका पक्ष कमजोर ना हो तो फैलाव आपकी रक्षा करता है। पता लगाने से बचने के लिए बिखर जाए, कई मोर्चों पर गुरिल्ला अभियान लड़े। एकाग्रता ही नियम बनी हुई है। नियम 24, एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभाए। दरबार चाहे शाही हो, कॉरपोरेट हो या सामाजिक हो, अप्रत्यक्षता के माध्यम से संचालित होती है। आदर्श दरबारी कभी सीधे चुनौती नहीं देता, वह चापलूसी करता है, झुकता है और बल्ब के बजाय शालीनता से आगे बढ़ता है। सहजता का अभ्यास करें, प्रयास को सहज दिखने दे। चापलूसी में संयम बरतें। बहुत अधिक चापलूसी उसका मूल्य घटाती है। बिना प्रयास किए देखे जाने की व्यवस्था करें। अपनी शैली को आप जिस व्यक्ति से संबंधित कर रहे हैं उसके अनुसार ढालें। कभी कभी वरिष्ठों की सीधे आलोचना न करें। चेतावनी देने के लिए अप्रत्यक्षता, संकेत और अजीब घटनाओं की चीनी पद्धति का उपयोग करें। असुविधा के बजाय आनंद का स्रोत बने। नियम 25, स्वयं को पुनर्निर्मित करें। दूसरों द्वारा आपको सौंपी गई पहचान को स्वीकार न करें। अपनी खुद की पहचान गढ़ें। एक ऐसा चरित्र बनाएं जो ध्यान आकर्षित कर सके। एक छवि बनाएं जिसके लेखक आप हो। आप शिकार मत बने। पहचान एक तरह का प्रदर्शन है। जो लोग निर्धारित भूमिकाएं स्वीकार करते हैं वे निर्धारित शक्ति तक ही सीमित रहते हैं। जो लोग अपनी भूमिकाएं स्वयं बनाते हैं वे अपनी संभावनाओं को स्वयं ही परिभाषित करते हैं। इसलिए अपनी छवि को नियंत्रित करें। जो अपनी छवि को नियंत्रित करते हैं वो उचित जवाब देते हैं। आप उन लोगों के लिए अप्रत्याशित हो जाते हैं जो सोचते थे कि वो आपको जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जो आपके लक्ष्यों की पूर्ति करे। दूरदर्शी, कुलपति, बाहरी व्यक्ति, ऋषि, नाटकीय तकनीकों का उपयोग करे। आश्चर्य, रहस्य, प्रतीकात्मक इशारे। अपने जीवन को एक ऐसा नाटक बनने दें जिसमें आप नाटककार और मुख्य अभिनेता दोनों हैं। नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। आपको सभ्यता का आदर्श दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी भी गलतियों या गंदे कामों से सने हुए नहीं दिखने चाहिए। दूसरों को बलि का बकरा और साधन के रूप में उपयोग करें। उन्हें दोष लेने दें जबकि आप श्रेय लें। उन्हें क्रियान्वयन करने दें जबकि आप संघर्ष से ऊपर दिखें। हर कोई गलतियां करता है लेकिन चतुर लोग उन्हें छिपाते हैं। हर किसी को गंदे काम करवाने की आवश्यकता होती है लेकिन बुद्धिमान उसे सौंप देते हैं। जब आप साफ दिखते हैं तो आप संदेह के ऊपर बने रहते हैं। दूसरों को दोष मिलता है, आपको वफादारी मिलती है। जब गलतियां हो तो दोष आप तक न पहुंचने से पहले किसी को जिम्मेदार ठहराएं। बलि के बकरे को सावधानी से चुनें। इतने शक्तिशाली न हो कि विरोध कर सके, इतने कमजोर न हो कि सहानुभूति पैदा करें। यदि आप बहुत बार बिल्ली के पंजे का उपयोग कर रहे हैं तो लोग पैटर्न देखेंगे। आपकी सफाई संदिग्ध लगेगी। अपने तरीके को बदलें। कभी कभी स्वयं दोष लें, रणनीतिक रूप से उदारता प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन केवल तभी जब आप इसे सहन करने में पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो। नियम 27, लोगों की विश्वास करने की आवश्यकता पर खेलकर एक पंथ जैसा अनुयायी समूह बनाएं। लोगों को किसी न किसी पर विश्वास करने की सख्त आवश्यकता होती है। उन्हें एक बार उद्देश्य, नई दृष्टि, एक आस्था प्रदान करें। उनकी आवश्यकता का केंद्र बने। अपने संदेश को अस्पष्ट लेकिन आशाजनक रखें। तर्क से अधिक उत्साह पर जोर दें। अनुष्ठान बनाएं, बलिदान की मांग करें, समुदाय का निर्माण करें। अर्थ से रहित दुनिया में आपकी विश्वास प्रणाली अपार शक्ति का स्रोत बनती है। विश्वास संशय को दरकिनार कर देती है। जब लोग विश्वास करते हैं तो वे प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। वे तर्क के बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। यह प्रतिबद्धता उन्हें तर्क से परे वफादार बनाती है। वे आलोचकों के खिलाफ अपनी रक्षा करेंगे, बिना मुआवजे के आपके लिए काम करेंगे और बिना किसी हिचकिचाहट आपके लिए बलिदान देंगे। उनका विश्वास स्वयं को ही दृढ़ बनाता है। प्रत्येक बलिदान प्रतिबद्धता को और गहरा करता है। प्रत्येक अनुष्ठान समुदाय को मजबूत करता है। आप न केवल एक नेता बन जाते हैं बल्कि एक पूजनीय वस्तु हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, पंथ जांच को आकर्षित करते हैं।
यदि आप एक अनुयायी समूह बनाते हैं तो आप ऐसे दुश्मन भी बनाते हैं जो आपको उजागर करेंगे। गतिशील बने रहें और स्वयं का पैटर्न बदलते रहें और हमेशा पीछे हटने को तैयार रहें। नियम 28, साहस के साथ कार्य में प्रवेश करें। डरपोकपन निष्पादन को संक्रमित करता है। यदि आप अपने मार्ग के बारे में संदिग्ध हैं तो उसे आजमाएं ही नहीं, लेकिन यदि आप प्रतिबद्ध हैं तो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। साहस गलतियों को ढक लेता है, निर्भीकता स्वयं को सुधार लेती है। हर कोई निडर की प्रशंसा करता है, कोई भी डरपोक का सम्मान नहीं करता। निर्भीकता अपनी स्वयं की वास्तविकता बनाती है। जब आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं तो दूसरे मान लेते हैं कि आपके पास उन आत्मविश्वास का कारण है। वे झुकते हैं, वे अनुसरण करते हैं, वे आपकी कमजोरियों का जांच नहीं करते, क्योंकि उनको आपके दृढ़ता पर भरोसा होता है और आपकी दृढ़ता उन्हें विचलित कर देती है। झिझक इसके विपरीत जांच को आमंत्रित करता है। जब आप डगमगाते हैं तो दूसरे सोचते हैं क्यों वे उन अंतरालों को देखते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। आपका संदेह उनका अवसर बन जाता है। जब आप किसी मार्ग पर निर्णय ले लें तो उसे बिना किसी आरक्षण के अपनाएं। जितना हो सके उतना ज्यादा उसमें समय लगाएं। जितना आप जानते हैं उतना आप दे सकते हैं, उससे अधिक का वादा करें। अपने आत्मविश्वास को दूसरों के विश्वास में पैदा करने दें। जब समस्याएं आए तो पीछे हटने के बजाय अधिक साहस के साथ उनका सामना करें। निडर गलतियों से उबर जाता है, डरपोक उनसे मर जाता है। बिना तैयारी के साहस लापरवाही है। निडर कदम सावधानी पूर्वक योजना के बाद ही आना चाहिए। निष्पादन सहज दिखना चाहिए, रणनीतिक नहीं। गुप्त रूप से योजना बनाएं, फिर स्पष्ट आवेग के साथ प्रहार करें। नियम 29, अंत तक की योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ तय करता है। शुरू से ही योजना बनाएं अपने अंत की। हर संभावित परिणाम, बाधा, भाग्य के उस मोड़ पर विचार करें जो आपके काम को उलट सकता है। अंत तक की योजना बनाकर आप परिस्थितियों से अभिभूत नहीं होंगे। आपको पता होगा कब रुकना है। अधिकांश लोग केवल शुरुआत की योजना बनाते हैं। वे सफलता की कल्पना करते हैं बिना यह सोचे कि उसके बाद क्या होगा। जब बाधाएं आती हैं तो वे तात्कालिक उपाय करते हैं। जब जीत मिलती है तो उन्हें पता नहीं होता कि आगे क्या करना है और यह तात्कालिकता उन्हें नष्ट कर देती है। मास्टर प्लानर इसके विपरीत पूरे क्रम को देखता है। वे समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। वे सफलता के आने से पहले ही उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। उन्हें ठीक ठीक पता होता है कब रुकना है, क्योंकि उन्होंने शुरू करने से पहले ही अंत को परिभाषित कर लिया था। पर ध्यान रहे, अपनी योजनाएं लचीली रखें। नई जानकारी के लिए नए अंत की आवश्यकता हो सकती है। मास्टर प्लानर कठोरता से प्लानिंग नहीं करता, बल्कि अनुकूलन करने की योजना बनाता है। वह जब जरूरत पड़े खुद को अडॉप्ट करता है, लेकिन यह लचीलापन तात्कालिकता से नहीं बल्कि तैयारी से आता है। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। आपके कार्य स्वाभाविक, अध्ययन रहित, सरल दिखने चाहिए। उनके पीछे का सारा श्रम अदृश्य होना चाहिए। जब आप कार्य करें तो ऐसा लगे कि जैसे आप बहुत कुछ कर सकते थे। कोई तरकीब न बताएं, किसी को भी अपने तरीके न सिखाएं। सहजता विस्मय पैदा करती है, प्रयास नकल को आमंत्रित करती है। इन्विजिलेटर या ऑब्जर्वर वही आंकते हैं जो देखते हैं, न कि जो वे देख सकते हैं। जब वे प्रयास देखते हैं तो वे सीमा मान लेते हैं। यदि आप हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आप और अधिक हासिल नहीं कर सकते। जब वे सहजता देखते हैं तो वे एक क्षमता मान लेते हैं। यदि आपने यह बिना तनाव के किया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सहजता का आभास आपके तरीकों को भी छुपाता है। जो आपका काम नहीं देख सकते वे उसकी नकल नहीं कर सकते। आपकी शक्ति अनन्य बनी रहती है। तब तक अभ्यास करें जब तक आपके कौशल दूसरी प्रकृति न बन जाए, और फिर अभ्यास करें। अपनी तैयारी को स्वयं को छोड़कर सभी के लिए अदृश्य रहने दें। जब आप प्रदर्शन करें तो शालीनता से करें। दूसरों को उस चीज पर आश्चर्य करने दें जो सहज लगती है। कभी न समझाएं कि आपने परिणाम के लिए कैसे तैयारी की थी और इस परिणाम को आपने कैसे प्राप्त किया। रहस्य को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने दें।
नियम 31। विकल्पों पर नियंत्रण रखें। दूसरों को आपके बांटे गए पत्तों से खेलने दें। सबसे अच्छे धोखे वे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को विकल्प का भ्रम देते हैं। उन्हें विश्वास हो कि वे निर्णय नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे आपकी कठपुतली हैं। ऐसे विकल्प दे जो आपके पक्ष में ही जाएं, चाहे वो कोई भी चुनाव करे। उन्हें दो बुराइयों के बीच चयन करने के लिए मजबूर करें, जिसमें से दोनों आपके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। चुनाव स्वतंत्रता की भावना पैदा करते हैं। जब लोग चुनते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि वे अपनी इच्छाओं का प्रयोग कर रहे हैं। वे बाध्यताओं की जांच नहीं करते। उपलब्ध विकल्पों को नियंत्रित करें। आप तटस्थ दिखते हुए परिणामों को आकार देते हैं। आपके शिकार अपने स्वयं के हेरफेर में ही सहभागी बन जाते हैं। आखिरकार उन्होंने ही चुना था और वे उन चुनावों के लिए आपसे नाराज नहीं हो सकते जो उन्होंने स्वयं किए थे। पर ध्यान रखें, यदि शिकार हेरफेर को पहचान लेते हैं तो भ्रम टूट जाता है। वे द्वेषवश कोई भी विकल्प नहीं चुनते। सुनिश्चित करें कि आपके विकल्प वास्तविक लगे। संरचना को कभी भी दृश्यमान न होने दें। नियम 32। लोगों की कल्पनाओं को भड़काएं। वास्तविकता कठोर और अनाकर्षक होती है। लोग उससे बचते हैं। जो कल्पना प्रदान करते हैं वे रेगिस्तान में नखलिस्तान बन जाते हैं। कभी भी सत्य की अपील न करें जब तक कि आप मोहभंग से आने वाले क्रोध के लिए तैयार न हो। इसके बजाय उन सपनों को टटोले जो जीवन को सहने योग्य बनाती है। कल्पना उन आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देती है जिन्हें वास्तविकता पूरा नहीं कर सकती। अचानक परिवर्तन, विदेशी साहसिकता, रहस्यमयी एकता का वादा ये इसलिए गूंजते हैं क्योंकि ये चीज उस चीज को संबोधित करते हैं जो गायब है। जब आप कल्पना प्रदान करते हैं तो आप आशा प्रदान करते हैं। लोग किसी का भी अनुसरण करेंगे जो आशा को संभव महसूस कराता है, और वे हर उस सबूत को नजरअंदाज करेंगे जो कल्पना का खंडन करता है, क्योंकि सबूत दुख देता है। आप उनके सपनों के रक्षक बन जाते हैं और यह शक्ति है। और ध्यान रहे, कल्पना अपेक्षा में बदल सकती है। यदि आप बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक वादा करते हैं तो अनुयायी पूर्ति की मांग करते हैं। जाने कि कब आगे बढ़ना है। निराशा क्रिस्टलाइज्ड होने से पहले ही नई कल्पनाओं को पुरानी कल्पनाओं का स्थान लेने दें। नियम 33। हर आदमी की कमजोरी का पता लगाएं। हर किसी में एक कमजोरी होती है और ये उनके बचाव में एक दरार है। यह असुरक्षा, अनियंत्रित भावना या कोई गुप्त सुख हो सकता है। इसे ढूंढें। एक बार मिल जाने पर यह एक लीवर बन जाता है जिसे दबाकर आप अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। यह कमजोरी लोगों को एक उपकरण में बदल देती है। बचाव बाहरी दबाव से रक्षा करते हैं। कमजोरियां वे स्थान हैं जहां बचाव मौजूद नहीं होता। आप इन बिंदुओं की पहचान करें और इस पर दबाव डालें। कमजोरी के संकेतों के लिए लोगों का अध्ययन करें। ध्यान दें कि वे क्या छुपा नहीं सकते। दोहराए जाने वाले पैटर्न, असम्मानजनक प्रतिक्रियाएं, बाध्यकारी व्यवहार। सुने कि वे क्या प्रकट करते हैं जब वे सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं सुन रहा। देखें कि वे लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। दबाव डालें। उन्हें महसूस कराएं कि वे अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हैं जबकि आप नीचे मार्गदर्शन कर रहे हो। कमजोरियों पर खेलना अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। असुरक्षित व्यक्ति पलटवार कर सकते हैं। भावुक व्यक्ति और अधिक बढ़ सकते हैं। अपने दबाव की सीमाएं जानें। कमजोरियों का उपयोग लाभ के लिए करें, विनाश के लिए नहीं। नियम 34। अपने अंदाज में राजसी बने। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि राजा की तरह व्यवहार किया जाए। आपके चलने का ढंग यह निर्धारित करता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। साधारण दिखें और आपके साथ साधारण व्यवहार किया जाएगा। राजसी आत्मविश्वास के साथ कार्य करें और आपको सम्मान से प्रेरित किया जाएगा। अपनी खुद की कीमत ऊंची निर्धारित करें। दूसरों को आपके मूल्यांकन के अनुसार समायोजित होने दें, न कि इसके विपरीत। लोग उपस्थिति से निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सार को नहीं जानते। जब आप आत्मविश्वास और अधिकार का प्रक्षेपण करते हैं तो वे मान लेते हैं कि आपके पास उस प्रक्षेपण का कारण है। वे झुक जाते हैं। वे समायोजित करते हैं। वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आपने संकेत दिया है, जैसा कि आप योग्य हैं।
हमेशा उससे अधिक की मांग करें जितना आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। शर्तें ऐसे निर्धारित करें जैसे आप अनुरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि उपकार कर रहे हैं। सभी परिस्थितियों में गरिमा के साथ चले, कभी हताश न दिखे, कभी आवश्यकता न प्रकट करें। ऐसे साहसिक अनुरोध करें जो आपके मूल्य का संकेत दे। अपना स्तर स्थापित करने के लिए उच्च लक्ष्यों पर हमला करें। प्राप्तकर्ताओं के साथ समानता का संकेत देने के लिए उपहार दें। अपने आत्मविश्वास को अपना स्वयं का औचित्य बनने दें। बस ध्यान रखें कि कभी कभी अहंकार दूर भगाता है, आत्मविश्वास आकर्षित करता है। अंतर इस बात में निहित है कि आत्म मूल्य का प्रक्षेपण करते समय आप दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। राजसीपन स्वयं को और दूसरों को सम्मान करना सिखाता है। अवमानना को कभी भी गरिमा समझने की भूल न करें। नियम 35, समय की कला में निपुण बने। कभी भी जल्दी में न दिखे। जल्दबाजी नियंत्रण की कमी को दर्शाती है। हमेशा धैर्यवान दिखे, मानो आप जानते हैं कि बहुत कुछ अंततः आपके पास ही आएगा। समय की पहली भावना को भांपे। जब समय अनुकूल ना हो तो पीछे हट जाए, और जब वह परिपक्व हो जाए तो जोरदार प्रहार करें। समय एक धारणा है। जब आप दूसरों को समय की धारणा को बदल सकते हैं, जबकि आप स्वयं की धारणा पर नियंत्रित रखते हैं। जब आप धैर्यवान दिखते हैं तो आप अंतिम जीत में विश्वास का संकेत देते हैं। यह विश्वास उन विरोधियों को अस्वस्थ करता है जिन्हें तत्काल परिणाम चाहिए। आप लंबे धैर्य के बाद अचानक प्रहार करते हैं तो आप उनकी समय सीमा को पूरी तरह से बाधित कर देते हैं। हवाओं को पहचानना सीखें। प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम करें। जब समय गलत हो तो पीछे हटें और प्रतीक्षा करें। जानकारी जुटाने और संसाधन बनाने के लिए प्रतीक्षा का उपयोग करें। जब समय आए तो इतनी तेजी से कार्य करें कि प्रतिक्रिया के लिए समय ही न बचे। धैर्य पक्षाघात भी बन सकता है। जाने कि कब प्रतीक्षा करना टालमटोल बन जाता है। समय का स्वामी यह भी जानता है कि कब घटनाओं को मजबूर करना है, न कि केवल उनकी प्रतीक्षा करनी है। नियम 36, जो आपको मिल नहीं सकता उसके प्रति उपेक्षा दिखाएं। उसे अनदेखा करना ही सबसे अच्छा बदला है। किसी समस्या को स्वीकार करके आप उसे अस्तित्व और शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी शत्रु पर जितना अधिक ध्यान देंगे, उसे उतना ही मजबूत बनाएंगे। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब कोई जवाब न देना होता है। जो आपको नहीं मिल सकता उसके प्रति अवमानना दिखाएं। उदासीनता को अपने हथियार बनने दें। ध्यान ऊर्जा है। जब आप किसी शत्रु या बाधा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसमें अपनी ऊर्जा निवेश करते हैं और वे वास्तविक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आप उन्हें अनदेखा करते हैं तो आप उन्हें उस ऊर्जा से वंचित कर देते हैं और इसलिए वे आपको प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ समस्याएं अनदेखा करने से गायब नहीं होती, वे बढ़ती जाती हैं। उन समस्याओं के बीच अंतर करें जो गुजर जाएंगे या समय के साथ साथ और खतरे को बढ़ाते जाएंगे। पहले वाले को अनदेखा करें, दूसरे को नहीं। नियम 37, सम्मोहक तमाशाएं बनाएं। छवियां तर्क को दरकिनार कर देती हैं। वे सीधे सीधे भावनाओं पर प्रहार करती हैं। शक्ति का आभा मंडल बनाने के लिए आकर्षक दृश्यों और भव्य प्रतीकात्मक इशारों का उपयोग करें। ऐसे तमाशे आयोजित करें जो चकित और विचलित करें। शब्द बहस को आमंत्रित करते हैं। छवियां प्रतिक्रिया की मांग करती हैं। वे एक सम्मोहक तमाशा और आलोचनात्मक विचार को छोटा कर देती हैं। दर्शक विश्लेषण नहीं करते, वे महसूस करते हैं। वे प्रश्न नहीं कहते, वे अवशोषित करते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव और एक वफादारी पैदा करता है। तमाशा अपेक्षित हो सकता है। जब दर्शक निरंतर प्रदर्शन की मांग करते हैं तो आप उनके स्वामी की बजाय उनके सेवक बन जाते हैं। जाने कि कब तमाशे से हटकर रहस्य में प्रवेश करना है। नियम 38, अपनी सोच में स्वतंत्र रहें लेकिन व्यवहार में दूसरों जैसा बने। अपरंपरागत विचारों को उछालना दंड को आमंत्रित करता है। लोग सोचेंगे कि आप केवल ध्यान चाहते हैं या स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। वे आपको विनम्र करने के तरीके खोज लेंगे। बाहरी रूप से घुल मिल जाएंगे जबकि आंतरिक रूप से स्वतंत्र रूप से सोचते रहेंगे। अपनी मौलिकता केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो बिना खतरा महसूस किए उसकी सराहना कर सके। सामाजिक समूह सूक्ष्म और खुले दबाव के माध्यम से अनुरूपता लागू करते हैं। जो दृश्य रूप से विचलित होते हैं
वे निशाना बन जाते हैं। यह दंड व्यक्तिगत नहीं है, यह संरचनात्मक है। दूसरों को विश्वास दिलाएं कि आप उनमें से एक हैं। प्रचलित विचारों से बहस न करें। दूसरों की गलत धारणाएं को सही न करें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप सहमत हैं। जब आपको अपरंपरागत विचार व्यक्त करने ही हो तो अप्रत्यक्ष रूप से करें, व्यंग या संकेत के माध्यम से, जिसे चुनौती मिलने पर अस्वीकार किया जा सके। जब आप पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लें तो आपके पास विशेषाधिकार है कि अब आप कुछ भी कह सकते हैं और किसी भी मंच पर अपने विचारों को खुले रूप से व्यक्त कर सकते हैं। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को गंदा करें। क्रोध और भावना निर्णय को बदल देते हैं। स्वयं शांत रहें जबकि दूसरों को क्रोधित करें। जब दुश्मन नियंत्रण खो दे तो वे गलतियां करते हैं। उनका घमंड, उनकी असुरक्षा, उनका अभिमान खोजें। इन बिंदुओं पर दबाव डालें। उनकी भावनाओं को अपना लाभ बनने दें। बस ध्यान रहे, कुछ विरोधियों को उकसाया नहीं जाता। उनकी शांति आपसे अधिक गहरी होती है। ऐसे में उत्तेजना आपकी स्वयं रणनीति को प्रकट करती है। उकसाने से पहले पानी को परखें। क्रोध तभी करें जब आप जानते हो कि यह काम करेगा। नियम 40, मुफ्त के भोजन को तिरस्कार करें। जो मुफ्त में दिया जाता हो वह कभी भी मुफ्त होता नहीं है। इसके साथ छिपी हुई लागतें जुड़ी होती हैं। दायित्व, अपराध बोध, धोखा। अपना खुद का रास्ता चुनें। गिफ्ट के रूप में छिपे उलझावों से दूर रहें। रणनीतिक रूप से उदार बने, लेकिन उसकी कीमत समझे बिना कभी भी उदारता स्वीकार न करें। उपहार दायित्व पैदा करती है। जब आप मुफ्त में कुछ स्वीकार करते हैं तो आप कर्जदार हो जाते हैं। देने वाले के पास अब लाभ है। वे इस कर्ज को किसी भी समय किसी भी रूप में वसूल कर सकता है। यह छिपी हुई लागत अक्सर उपहार के मूल्य से अधिक होती है। अपना रास्ता खुद चुनकर आप स्वतंत्र रहते हैं। आप किसी के कर्जदार नहीं रहते। बस आप ध्यान रखिए कि जिसे आप महत्व देते हैं उसके लिए हमेशा पूरी कीमत चुकाएं। सौदेबाजी गुणवत्ता से समझौता करती है और भविष्य में खर्च पैदा करती है। और ज्यादातर के लिए नियम यही है, अपना रास्ता आप स्वयं चुनें। नियम 41, किसी महान व्यक्ति के जूतों में कदम रखने से बचें। जो पहले आता है वह हमेशा उसे मौलिक दिखाता है जो बाद में आता है। यदि आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं तो आपको उसके समकक्ष दिखने के लिए उससे दोगुना हासिल करना होगा। उनकी छाया में न खोएं। एक अलग रास्ता बनाकर अपनी खुद की पहचान स्थापित करें। अपना मानक स्वयं बनाएं। सफलता को अलग ढंग से परिभाषित करें। उन्हें उनके काम के लिए याद किया जाएगा, जबकि आपको कुछ और करने के लिए पहचाना जाएगा। किसी महान पूर्ववर्ती से शक्ति प्राप्त करते समय उनके मानकों पर उनसे मेल खाने की कोशिश न करें। आप वह खेल नहीं जीत सकते। इसके बजाय उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनकी उन्होंने उपेक्षा की है। उनकी विरासत को, अतीत को परिभाषित करने दें, जबकि आप भविष्य को परिभाषित करें। यदि आवश्यक हो तो अपने लिए जगह बनाने के लिए उनकी उपलब्धियों को सूक्ष्म रूप से कम करें। अतीत को अतीत बनना होगा, इसके पहले कि वर्तमान वर्तमान बन सके। नियम 42, चारवाहे पर वार करो और भेड़ें बिखर जाएंगी। मुसीबत अक्सर एक ही व्यक्ति से उत्पन्न होती है, भड़काने वाला, उकसाने वाला, सद्भावना को जहर देने वाला। इस स्रोत की पहचान करें और इसे बेअसर करें। चारवाहे पर प्रहार करें और झुंड बिखर जाएगा। कई लोगों से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद न करें जब कुछ को नियंत्रित करना पर्याप्त हो। किसी भी विरोध में प्रमुख शक्तियों की पहचान करें, उनके प्रभाव, उनके संबंधों और उनकी कमजोरियों का अध्ययन करें। जब आप कार्य करें तो सीधे उनके खिलाफ कार्य करें। उन लोगों से बातचीत न करें जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हें हटा दें। समस्याओं को बढ़ने की प्रतीक्षा न करें, उन्हें जड़ से काटें। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। जबरदस्ती प्रतिरोध पैदा करती है। प्रलोभन वफादारी पैदा करती है। लोगों को उनकी भावनाओं और मनोविज्ञान के माध्यम से जीते। उन्हें आपका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। जिस व्यक्ति को बहकाया गया है वह इच्छुक उपकरण बन जाता है। दिल और दिमाग की उपेक्षा करें और वे वास्तव में आपसे नफरत करने लगेंगे। बल अनुपालन को मजबूत करता है, लेकिन प्रतिबद्धता को नहीं।
जब दबाव हटता है तो अनुपालन समाप्त हो जाता है। प्रलोभन इसके विपरीत आंतरिक प्रेरणा पैदा करता है। बहकाया गया व्यक्ति प्रसन्न करना चाहता है। वे आपके लक्ष्यों को प्रति अपने लक्ष्यों के रूप में आत्मसात कर लेता है। वे आपकी अनुपस्थिति में आपकी रक्षा करते हैं। यह वफादारी किसी भी अनुपालन से अधिक मूल्यवान होती है जो बल पैदा करा सकती है। बस ध्यान रखें कि हर एक को बहकाया नहीं जा सकता है, केवल वश में किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को पहचानें और तदनुसार समायोजित करें, लेकिन प्रलोभन का प्रयास करने से पहले कभी भी जबरदस्ती को डिफॉल्ट न बनाएं। नियम 44, दर्पण प्रभाव से निहत्था करे और क्रोधित करे। दर्पण प्रतिबिंबित करता है, यानी इमेज रिफ्लेक्ट करता है। जब आप अपने शत्रुओं का दर्पण बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा वे करते हैं, तो आपकी रणनीति वे समझ नहीं पाते। दर्पण उपहास भी करता है। उनके कार्यों का प्रतिबिंब दिखाकर आप उन्हें ऐसा सबक सिखाते हैं जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकते। दर्पण इफेक्ट यानी मिरर इफेक्ट निहत्था करता है, क्रोधित करता है और अंततः नियंत्रित करता है। मिरर इफेक्ट एक भ्रम पैदा करता है। जब आप किसी प्रतिद्वंदी की चालों की नकल करते हैं तो वे नहीं बता सकते कि आप उपहास कर रहे हैं, सीख रहे हैं या योजना बना रहे हैं। यह स्पष्टता उनकी प्रतिक्रिया को बाधित करता है। दर्पण उजागर भी करता है। जब आप उनके व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि कैसे दिखते हैं वे। अक्सर जो वे दिखते हैं वह उन्हें पसंद नहीं आता, और यह आत्मसामना किसी भी सीधे तर्क से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। पर ध्यान रखें, दर्पण संघर्ष को बढ़ा सकता है। इसका उपयोग सिखाने के लिए करें, उकसाने के लिए नहीं। और ध्यान रखें कि लक्ष्य नियंत्रण है, विनाश नहीं। नियम 45, बदलाव की आवश्यकता का उपदेश दें, लेकिन कभी भी एक साथ सुधार न करें। हर कोई बदलाव को सैद्धांतिक रूप से समझता है। व्यवहार में लोग व्यवधान से डरते हैं। बहुत अधिक नवाचार बहुत जल्दी विद्रोह को ट्रिगर करता है। यदि आप चीजों को बदलना ही चाहते हैं तो बदलाव को अतीत के खंडन के बजाय उस पर सुधार की तरह महसूस कराएं। जो पहले आया उसका सम्मान करें, जबकि जो आगे आ ही रहा है उसे पेश करें। आदत आराम पैदा करती है। लोग परिचित पैटर्न से जुड़े रहते हैं, भले ही वे पैटर्न नुकसान पहुंचाते हों। इन पैटर्न का अचानक से विघटन चिंता और प्रतिरोध पैदा करता है। यह प्रतिरोध ऐसे विचारों में संगठित हो सकता है जो सुधार को पूरी तरह से हरा दे। प्रत्येक छोटा कदम अगला कदम शुरू होने से पहले परिचित हो जाता है। जब तक पूर्ण परिवर्तन प्राप्त होता है तब तक वह परिवर्तन जैसा लगता नहीं है। संकट में तीव्र परिवर्तन आवश्यक हो सकता है, लेकिन संकट प्रतिरोध का अवसर भी पैदा करता है। संकट में भी परिवर्तन को क्रांतिकारी प्रस्थान के बजाय आवश्यक बुनियादी बातों पर वापसी के रूप में प्रस्तुत करें। नियम 46, कभी भी बहुत परिपूर्ण न दिखे। पूर्णता ईर्ष्या को आमंत्रित करती है। बिना किसी दोष के दिखना आपको निशाना बनाता है। दूसरे आपको नीचे लाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी कमजोरियां प्रदर्शित करें। हानि रहित दोष को स्वीकार करें। स्वयं को मानवीय और सुलभ दिखने दें। केवल देवता और मृत ही बिना परिणाम के परिपूर्ण दिख सकते हैं। नियम 47, अपने लक्ष्य से आगे न बढ़े, जीत में रुकना सीखे। विजय अक्सर बड़े गहरे खतरे के क्षण होते हैं। सफलता अहंकार को जन्म देती है, जो अति विस्तार को जन्म देता है। जब आप अपने लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसे दुश्मन बनाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं। यह जानने का कोई विकल्प नहीं कि कब पर्याप्त है। गति शक्ति की तरह लगती है। सफलता के बाद आप और अधिक चाहते हैं। यह इच्छा स्वाभाविक है लेकिन खतरनाक है। प्रत्येक अतिरिक्त लाभ अतिरिक्त दुश्मन बनाता है। प्रत्येक नई विजय संसाधनों को पतला करती है। अंततः आप जो हासिल करते हैं उसे बनाए रखने की क्षमता से अधिक बढ़ जाते हैं। नियम 48, निराकार बने। रूप हमले को आमंत्रित करता है। जब आप कोई दृश्य आकार लेते हैं तो विरोधी आपको निशाना बना सकते हैं। इसके बजाय तरल, अनुकूलनीय, अबोधगम्य बने। स्वीकार करें कि कुछ भी स्थायी नहीं, कोई नियम एब्सोल्यूट नहीं। पानी की तरह निराकार होकर स्वयं की रक्षा करें। स्थिरता पर कभी भी दाव न लगाएं। सब कुछ बदलता है।
कई अनसर्टेनिटीज के लिए कई रणनीतियां विकसित करें। एक ही पहचान या दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध न बने। अपनी प्रतिक्रियाओं को पूर्व धारणाओं के बजाय परिस्थितियों के अनुरूप होने दें। जब स्थितियां बदले, उनके साथ बदल जाएं। आप पानी की तरफ बने। जो कुछ भी आपको समाहित करता है उसका आकार ले, जबकि अनिवार्य रूप से स्वयं बने रहें। निराकारता के लिए मूल शक्ति की आवश्यकता होती है। केंद्र के बिना अनुकूलन विघटन बन जाता है। आप मौलिक रूप से क्या हैं, यह जान ले। भले ही आप बदलते रहें कि आप दिखते कैसे हैं। निराकार के पास अभी भी रूप होता है। यह बस वह रूप नहीं जिसे विरोधी पकड़ सके। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।